हाँ भाई, अब थोड़ी सी आवाज बंद करो अपने। अरे विद्वान, आवाज बंद कर रही। हाँ भाई, प्रजनन चल रहा था पशुओं में। प्रजनन भी लगभग कंप्लीट हो गया था अपना, थोड़ा सा बचा हुआ था। है भाई। वो दो चीज एक बताऊं आपको मैं, एक तो तसल्ली से बैठ के पढ़ा करो। सुबह सुबह है ना, अलगोजा ढोलक ये बन बगे आवश्यकता ना है। हाँ, वो थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ो अभी। वो अपना आप आने लग जाएगी, पर बात यह है कि आराम से पढ़ो तसल्ली से। देखो, पशुओं में प्रजनन पढ़ रहे थे। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, एक तो अंतः प्रजनन, एक बाह्य प्रजनन आपके। एक जो अंतः प्रजनन है वो भी दो प्रकार का होता है, एक तो संप्रजनन होता है और एक को अंतर वंशीय प्रजनन होता है। अरे एक अंतर जातीय नहीं कहेंगे, अंतर वंशीय। एक तो हम कहेंगे कि भाई प्रजनन है, वो भी दो प्रकार से हम ध्यान रखेंगे कि दो प्रकार का प्रजनन होता है, एक अंतः प्रजनन होता है, एक बाह्य प्रजनन होता है। अंतः प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, एक सम होता है, एक अंतर्जातीय होता है। सम प्रजनन जो होता है ना, वो नजदीकी जो रिश्ते होते हैं उनमें जो प्रजनन करवाया जाता है वो सम प्रजनन होता है। और जो थोड़े दूर के रिश्ते होते हैं उनमें प्रजनन करवाया जाता है वो अंतर जाति, एक वो जाति विशेष में आपके, लेकिन दूर के रिश्तों में प्रजनन करवाया जाता है। इनके जो दुष्प्रभाव आते हैं वो ये आते हैं कि उत्पादन क्षमताएं कम होती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं वो कम रहेंगी। जो प्रश्न अपने से पूछेगा ना, वो ये पूछ लेगा कि भाई इसका दुष्प्रभाव क्या है प्रजनन का, या वो अंत प्रजनन या सम प्रजनन का। तो इनके दुष्प्रभाव आते हैं कि जो क्वालिटी है उसमें कमी आती है, ना कि बढ़ोतरी। आपके उत्पादन क्षमता है वो कम होगी कहीं ना कहीं आगे चलकर, शरीर से कमजोर होंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इनकी कम रहेगी आपके। ठीक है ना। एक जो बाह्य प्रजनन है, वो बाह्य प्रजनन क्या होता है, उन पशुओं के मध्य करवाया जाता है जिनके पिछली 4 से लेकर 6 पीढ़ी तक उनके बीच में कोई संबंध ना रहा हो, नजदीकी कोई रिश्ते नहीं रहे हो आपके। बाह्य प्रजनन उनके बीच करवाया जाता है जिनके 4 से 6 पीढ़ी के बीच में कोई ताल्लुक नहीं रहा हो। अरे पहली बात तो अपन अंत ये को, एक अंत प्रजनन होता है, एक बाह्य होता है। अंत प्रजनन में हमने पढ़ा दो होते हैं, एक सम होता है और एक आपका अंतरजातीय होता है। तो अंत प्रजनन होता है ना, वो एक ही जाति के, ये को एक ही जाति और एक जाति की भी एक ही नस्ल और एक ही नस्ल के भी नजदीकी जो रिश्ते नाते होते हैं ना, उनके अंदर प्रजनन करवाया जाता है। अब इसमें दो प्रकार से होते हैं, एक तो बिल्कुल ही क्लोज जो होते हैं उनमें करवाया जाता है, यानी कि बिल्कुल नजदीक, जैसे भाई बहन हो गया, ये को माँ बेटा हो गया, पिता पुत्री हो गई। ठीक है। इनके बीच जो क्रॉस करवाया जाता है, इनके बीच जो प्रजनन करवाया जाता है वो आपके संप्रजनन कहलाता है। और दूसरा चाचा हो गया, नाना हो गया, मामा हो गया, चचेरी बहन हो गई, मामी हो गई, इनके बीच में अगर प्रजनन करवाया जा रहा है तो वो अंतर जातीय आपके को अंतर्वंशीय प्रजनन कहलाएगा। दूसरा बाह्य प्रजनन है। बाह्य प्रजनन में पिछली जो 4 से लेकर जो 6 पीढ़ियां होती हैं, उन 4 से 6 पीढ़ियों के मध्य कोई संबंध नहीं होते हैं आपके। ठीक है। दूसरी चीज आती है कि इसमें जो उत्पादन क्षमता है ना उसमें वृद्धि होती है। एक अच्छी नस्ल तैयार की जा सकती है, लेकिन उसमें समय लगता है अच्छी नस्ल के लिए। ये को आपके 7 से लेकर 8 पीढ़ी तक, ऐसे नहीं कहेंगे एक ही पीढ़ी में, 7 से लेकर 8 पीढ़ी तक लगभग वेट किया जाता है। 7 से लेकर 8 पीढ़ी तक कंटिन्यू एक तरह से को आपके प्रजनन करवाया जाता है, तब जाके एक शुद्ध नस्ल की प्राप्ति होती है आपके बाह्य प्रजनन से। एक तो ये तो सामान्य ये पूछ लेता है कि बाह्य प्रजनन के अंदर उत्पादन क्षमताएं बढ़ेंगी, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ेंगी, और जो संप्रजनन है उसके अंदर घट जाएंगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक आता है संकर प्रजनन आपके, ये को संकरण जिसे कहते हैं अपन, क्रॉस ब्रीडिंग। इससे अक्सर प्रश्न पूछता है, इससे क्या प्रश्न पूछता है, क्रॉस ब्रीड है कौन कौन सी आपके। संकर प्रजनन से ये प्रश्न पूछता है कि क्रॉस ब्रीड है कौन कौन सी। तो ये तो अपन ने कल पढ़ लिए थे यहाँ तक की चीजें तो। भाई ये संकरण, एक सिर्फ संकरण की बात करें, देखो संकरण होता है ये को आपके अलग अलग दो नस्लों के मध्य, दो नस्लों के मध्य आपके। और संकरण है, इसकी विशेषता है कि इसमें जो क्वालिटी है ना वो अप होती है आपके। सबसे ज्यादा जो क्वालिटी अप होती है वो संकरण से होती है, क्योंकि प्रजनन तो होता है एक ही जाति के अंदर, और जो संकरण होता है यानी कि एक ही जाति नहीं कहेंगे, प्रजनन होता है एक ही नस्ल के मध्य, एक ही जो नस्ल होते हैं ना। हाँ ये हो सकता है कि प्रजनन में एक ही नस्ल के या तो नजदीकी रिश्तों के अंदर होते हैं या थोड़े दूर के रिश्तों में होता है। और जब नस्ल ही अलग अलग होंगी ना, यानी कि दो अलग अलग नस्लों के मध्य जो एक तरह से कहो क्रॉस करवाया जाता है, उसको कहा जाता है संकरण आपके, क्रॉस ब्रीडिंग। जैसे आप पढ़ते हैं हम, एक तो मुर्रा नस्ल की भैंस है, मुर्रा नस्ल की भैंस का सूरती के साथ जो क्रॉस है ना, वो सूरती का और मुर्रा का क्रॉस कहलाता है, मेसाना कहलाता है ना।
अब देखो मुर्रा है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, भैंस की सबसे सुंदर नस्ल भी है और सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल भी है। इसके जो सींग होते हैं ना वो जलेबी के जैसे होते हैं। और दूसरी चीज है सूरती नस्ल है। सूरती नस्ल जो आपके ये को दूध है ना, दूध तो ज्यादा नहीं देती है, लेकिन दूध के साथ साथ एक चीज है, इसकी विशेषता है कि इसके जो सींग है ना वो दराती के समान है आपके, और सफेद रंग की धारियां पाई जाती हैं। अब जो दूसरा इनका क्रॉस आया था ना मेहसाणा, इसकी एक अलग ही क्वालिटी आई थी कि ये सबसे ज्यादा समय तक दूध देती है, सबसे ज्यादा आपके ये कह दो दुग्ध काल है इसका। तो अभी इससे तो कोई क्वालिटी में तो कमी आई नहीं, क्वालिटी तो अपी हुई है ना। अरे सूरती और मुर्रा का जब क्रॉस करवाया तो क्वालिटी तो अपनी, दूध तो एक कहो कि औसतन लगभग इसके बरोबर देती है। बरोबर का मतलब है इससे ज्यादा नहीं देगी, इसके बरोबर कहेंगे, इसके आसपास ही दूध देती है। कम में दूध में आता नहीं है मेहसणा का नाम, क्योंकि लंबे समय तक दूध दे रही है। वह सर्वाधिक दूध देने वाली तो मुर्रा है, लेकिन इन दोनों को जब क्रॉस करवाया था तो संकर ब्रीड के परिणाम आते हैं कि इसकी कहीं ना कहीं क्वालिटी अप होती है। अब इसकी क्वालिटी अप हुई है यानी कि डाउन आपके। ये एक ऐसी नस्ल है जिसमें सबसे ज्यादा समय तक दूध दिया इसने, ये को दुग्ध काल इसका सबसे ज्यादा होता है आपके। तो संकरण में क्या होता है, हमेशा क्वालिटी अप होती है। जैसे संकरण गाय में पढ़ते हैं हम, एक आता है किरण फ्रीज, पूछ लेते हैं कई बार इनसे प्रश्न, तो यहां से यही पूछते हैं कि मेहसाणा किस किस का क्रॉस है, तो मुर्रा और सूरती का क्रॉस है। मुर्रा का रंग होता है जेड ब्लैक और सूरती का रंग कैसा होता है तो बादामी, और काला बादामी होता है ना। इसका तो होता है काला मुर्रा का, और इसका बादामी होता है, इसलिए इसका कहेंगे रंग होता है काला और बादामी आपके। इसके जो ये कहो एक तरह से जो जबड़ा होता है ना, इस जबड़े के दोनों ओर धारियां पाई जाती हैं सूरती नस्ल की भैंस के, अरे जबड़े के दोनों ओर धारियां पाई जाती हैं। और इसकी जो पूंछ का अंतिम सिरा होता है ना वो सफेद होता है। जबकि इसकी एक नई विशेषताओं में इसका आता है कि इसकी जो पूंछ है ना उसके ऊपर 5 धब्बे पाए, 5 नहीं कहेंगे, इसकी पूंछ के ऊपर कई सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। शरीर तो होता है आपके ये को काला बादामी, लेकिन पूंछ के ऊपर सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं, ये इसकी विशेषता है। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि सफेद रंग के धब्बे कौन सी नस्ल की भैंस के ऊपर पाए जाते हैं, तो सफेद रंग के 5 धब्बे, लगभग 5 स्थानों पर धब्बे पाए जाते हैं नीली रावी के। इस कारण से उस नीली रावी को पंचकल्याणी के नाम से जानते हैं। नीली रावी नस्ल है भैंस की जिसे पंचकल्याणी कहा जाता है। नीली रावी जो नस्ल है इसके शरीर पर 5 स्थानों पर धब्बे, हम ये कहेंगे इसके शरीर पर सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं, इस कारण से इसको कहा जाता है आपके पंचकल्याणी। और नीली रावी जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थल हमसे पूछ लिया जाए तो माउंटगोमरी पाकिस्तान में नीली रावी का। जबकि यहाँ पूछे ना मुर्रा नस्ल का तो बताना है भारत, और भारत का पाके ये पंजाब स्थित फिरोजपुर और हरियाणा का रोहतक, आपके पंजाब का फिरोजपुर और हरियाणा का रोहतक इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। एक पूछ ले, किरण फ्रीज है। किरण फ्रीज कौन कौन सी 2 गायों की ये को आपके संकर नस्ल है। अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, किरण फ्रीज का बताइए संकरण कौन कौन सी का है। तो एक तो देखो फ्रीज से तो हो गया HF आपके, और दूसरी है थार पारकर। अब इनके अंदर क्रॉस क्यों करवाया गया भाई, इन्हीं को क्यों चुना क्रॉस के लिए, क्योंकि इसकी जो है ना देखो दुग्ध जो क्षमता है ना वो ज्यादा है HF की, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है विश्व की। अरे जो HF है होलिस्टन फ्रीजियन है, ये विश्व की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है। गाय की विश्व की सबसे बारी नस्ल है, और बारी नस्ल के साथ साथ सबसे ज्यादा खाने वाली नस्ल है। लेकिन एक माइनस पॉइंट है कि इसका जो दूध है ना उसमें वसा की मात्रा सबसे कम होती है विदेशी नस्लों में। सबसे कम वसा की मात्रा पूछी जाए तो वो ये था आपके को होलिस्टन फ्रीजियन HF नस्ल है। इस HF नस्ल की गाय में सबसे कम वसा की मात्रा मिलती है। यही यहाँ राजस्थानी या भारतीय जो गाय है उनमें बात करें तो थार पारकर गाय है। अरे थार पारकर गाय है जिसमें वसा की, जिसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। थार पारकर की अपन विशेषता पढ़ते हैं ना, थार पारकर को कहा जाता है मालानी। अरे थार पारकर को थारी भी कहा जाता है, थार पारकर को मालानी भी कहा जाता है आपके। और थार पारकर नस्ल है, इसके जो एक तरह से को अयन होते हैं ना वो पूर्ण विकसित होते हैं भारतीय गायों के अंदर। भारतीय गायों में पूर्ण विकसित अयन होते हैं इसके, और साथ साथ हम कहेंगे पूर्ण विकसित अयन के साथ जो दुग्ध सिराएं है ना वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। गाय और भैंस में हम पढ़ते हैं तो गाय के अंदर तो पढ़ते हैं कि भारतीय गायों की जब बात करें तो भारतीय गायों में पूर्ण विकसित अयन मिलेंगे थार पारकर नस्ल के, और जो दुग्ध सिराएं हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है थार पारकर नस्ल के। इसका एक चांदन गांव जैसलमेर में बुल मदर फार्म है, वो बुल मदर फार्म इस थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र है आपके। दूसरा यही हमसे पूछ ले कि विदेशी गायों में यही विशेषता किसमें मिलती है तो HF में मिलती है सेम। दुग्ध सिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, थैली के जैसे इसके नथुन होते हैं आपके। थैली, अरे थैली आती है ना, थैली दे दे थैला दे दे जो भी दे दे आपको ध्यान रखना, थैली के जैसे इसके नथुन होते हैं। साथ साथ ये को विकसित अयन होते हैं इसके, और विकसित अयन के साथ कहेंगे कि
दुग्ध सिराएं हैं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं आपके। बस फर्क इतना है कि इसमें वसा की मात्रा ज्यादा मिलती है भारतीय गायों में, और इसमें विदेशी गायों में सबसे कम मिलती है। जबकि विदेशी गायों में सबसे ज्यादा, हमसे पूछ ले कौन सी नस्ल की गाय है, तो विदेशी गायों में जर्सी है जिसमें सर्वाधिक वसा की मात्रा मिलती है। जर्सी गाय है जिसका सबसे लंबा दूध काल है आपके। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, भारतीय गायों के अंदर सबसे लंबा दूध काल पूछ ले हमसे, तो गिर नस्ल की गाय है जिसका सबसे लंबा दूध काल है। और यहाँ विदेशी गायों में पूछ ले तो जर्सी गाय है आपके। और यही चीजें अगर भैंस के अंदर पूछ ले कि कौन सी भैंस की नस्ल है जिसमें दुग्ध सिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, पूर्ण विकसित आयन होते हैं उसके, कौन से हैं ये बताइए। बदावरी नस्ल। इसका मतलब तो आप लोगों को थोड़ा सा, बदावरी नस्ल है उत्तर प्रदेश उसका उत्पत्ति स्थल है, और बदावरी नस्ल पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है आपके। और बदावरी नस्ल की विशेषता, एक तो वसा की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है बदावरी नस्ल के दूध में, तांबे जैसा रंग होता है बदावरी का, पूछा जाता है अक्सर। और बदावरी जो नस्ल है इसकी विशेषता है कि इसके पूर्ण विकसित तो अयन होते हैं, और दुग्ध सिराएं होती है ना वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं बदावरी नस्ल में। और वसा की मात्रा पूछे 13% होती है, और एक रेशियो में पूछ ले तो 12 से लेकर 14% तक वसा की मात्रा पाई जाती है आपके। ये पूछ लेते हैं तो क्रॉस भी आपसे साथ ध्यान रखना है। एक करण फ्रीज है, एक करण स्विस है, करण स्विस थार पारकर, और करण स्विस से भी तो पूछ लेते हैं। करण स्विस है वो कौन कौन सी नस्ल है, एक तो आपके स्विस ब्राउन और दूसरी साहिवाल नस्ल, कौन सी है। और एक फ्रीजवेल पूछ ले, फ्रीजवेल तो ध्यान रखना साहिवाल और एचएफ का क्रॉस है आपके फ्रीजवेल। एक आता है गाय में फ्रीजवेल, 3 आते हैं, करण स्विस है, करण फ्रीज है, एक आपके ये को फ्रीजवेल है। तो फ्रीजवेल साहिवाल और एचएफ का है आपके, और एचएफ और थार परकर का करण ये को फ्रीज है आपका, और करण स्विस है ये साहिवाल और साथ साथ स्विस ब्राउन का है, दोनों का है आपके, ठीक है ना। ये ब्राउन स्विस का तो कोई बात नहीं। तो ये क्रॉस अक्सर पूछ लेते हैं, और वो मैं आपको वहां भी पढ़ा दिए थे क्रॉस। तो यहाँ वो ये मुर्रा नस्ल का ये वो मेहसाना है, मुर्रा और सूरती का क्रॉस है। इसकी विशेषता है सबसे ज्यादा समय तक दूध देने वाली गाय भैंस है। और गाय में पूछ ले यही चीज है तो गाय में गिर गाय है, और विदेशी गायों में पूछ ले तो आपके जर्सी गाय, ठीक है ना। जर्सी गाय ये को विदेशी गायों में। एक ये भी कह सकते हैं, एक प्रश्न आप लोग बताइए कि बकरी की कौन सी नस्ल है जिसे जर्सी गाय के नाम से जानते हैं, जर्सी गाय की संज्ञा दी जाती है। चलाओ पन्ना चलाओ किताब का स्पीड के साथ। टोगनबर्ग, तो लेके गए टोगनबर्ग ने कि जर्सी के पास। इतनी जल्दी आंसर दे रहा है तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस फुल ले। बताओ, तुम्हारी तो स्थिति ज्यादा भयानक है, बहुत खतरनाक आदमी और तुम। कौन सी बकरी है, हैं? ऐसे करो, इतने सदस्य तो आप लोग हो, जो सभी बकरियों की नस्लों का एक एक बार भी नाम बताएंगे तो शायद 2 बार आ जाएंगे, ठीक है। तो उनमें से कोई सी कोई एक तो रहेगी ना। एक आती है एल्गो न्यूबियन, एंग्लो न्यूबियन आती है आपके, एंग्लो न्यूबियन नस्ल है वो। एंग्लो न्यूबियन नस्ल हमारे यहाँ पूछ लिया जाए तो देखो क्रॉस है एंग्लो न्यूबियन, एक विदेशी नस्ल है न्यूबियन, उसका जमुनापारी के साथ क्रॉस करवाया गया था, तो वो एंग्लो न्यूबियन प्राप्त की गई थी। और एंग्लो न्यूबियन है, अक्सर पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना है भाई, पूछ ले। एंग्लो न्यूबियन है ये, एंग्लो न्यूबियन के कौन कौन सी की क्रॉस है तो आपको ध्यान रखना, एक तो जमुनापारी है, जमुनापारी के साथ आपके ये को न्यूबियन नस्ल है, इस न्यूबियन नस्ल का क्रॉस है आपके दोनों का। और इसी को कहा जाता है आपके एंग्लो न्यूबियन को जर्सी गाय, जर्सी गाय की संज्ञा दी गई है इसे। अरे जमुनापारी को नहीं दिया, ढोलक ये एंग्लो न्यूबियन को दिया है। किसको दिया है रे? एंग्लो न्यूबियन को दिया है आपके। एंग्लो न्यूबियन पूछ ले कौन क्रॉस है बकरी का, और क्रॉस किस किस का है तो जमुनापारी का क्रॉस न्यूबियन के साथ करवाया गया था, नाम रखा गया था एंग्लो न्यूबियन आपके, और इसी को कहा जाता है जर्सी गाय। एक प्रश्न और बताइए, कौन सी बकरी की नस्ल है जिसे बेड़ जैसी बकरी कहा जाता है? अंगोरा नस्ल है जिसे भेड़ जैसी बकरी कहा जाता है। जबकि अंगोरा नस्ल वैसे पूछा जाए 2 नस्ल आती है, एक अंगोरा है, अंगोरा नस्ल हमसे पूछ लेता है अंगोरा किसकी नस्ल है, तो अंगोरा है ये
बकरी की नस्ल है। अंगोरा जो है ऊन किससे प्राप्त की जाती है, तो खरगोश से प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। और साथ साथ पूछ ले अंगोल नस्ल किसकी है, तो अंगोल ध्यान रखना गाय की नस्ल है आपके। किसकी नस्ल है रे, गाय की नस्ल है। तो ये तो आपके सामान्य संकरण हो गया। एक आ जाता है प्रजातीय प्रजनन। प्रजातीय होता है, यहां देखो दो चीजें हमने पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि प्रजनन है वो एक तो होता है एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य, और एक नस्ल के पशुओं के मध्य दो प्रकार से करवाते हैं, आंतरिक भी करवाते हैं और बाह्य प्रजनन भी करवाते हैं। आंतरिक प्रजनन में सम होता है और अंतरजातीय होता है, यानी कि नजदीकी आपके। एक तो सम होता है, सम के अंदर नजदीकी आते हैं, जैसे भाई बहन आ गए आपके, ये को माँ बेटा आ गया, पिता पुत्री आ गई, ये नजदीक सम में आ गए। अंतरजातीय के अंदर थोड़े दूर के रिश्तेदार जिनके बीच में 5 से देखो 4 से लेकर 6 पीढ़ी के बीच में कोई रिश्ते नाते नहीं हो आप, सॉरी उनके बीच में रिश्ते नाते रहेंगे, यानी कि जैसे चाचा हो गया, भतीजा हो गया, ये को आपके मामा नाना, इनके साथ में जो प्रजनन करवाया जाता है वो आपके ये कह दो अंतर जातीय अंतर वंशीय कहलाता है, आपके एक ही वंश के बीच। दूसरा आता है कि बाह्य प्रजनन, और बाह्य प्रजनन हमसे पूछ रहे तो उसके अंदर 4 से 6 पीढ़ी के बीच में कोई संबंध नहीं रहते हैं आपको, बाह्य प्रजनन कहलाता है। बाह्य प्रजनन अच्छा होता है बजाय आंतरिक प्रजनन के। आपके आंतरिक प्रजनन के दोष है कि उसके अंदर उत्पादन क्षमता में एक तो कमी आती है, न कि वृद्धि होगी आपके। दूसरी है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो घटेगी, शरीर की ये को आकार है, शरीर का बनावट है, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आती है आपके। तो ये कहो कि दोषपूर्ण विधि है, ये भी कह सकते हो आप प्रजनन की आपके। दूसरा आता है कि संकरण, ये संकरण सबसे बेस्ट मानी जाती है। संकरण में कहीं ना कहीं ग्रेड को अप करने के लिए करवाया जाता है। ये दो अलग अलग नस्लों के मध्य होता है, एक ही जाति होती है लेकिन नस्ल अलग अलग होते हैं। और एक आता है प्रजातीय प्रजनन। प्रजातीय प्रजनन में क्या होता है, दो अलग अलग जातियों के मध्य। एग्जाम्पल वो खच्चर वाला कल बता रहा था मैं आपको, ठीक है ना। तो खच्चर वाला एग्जाम्पल अच्छा है इसके लिए। दूसरा जैसे मान लो भैंस गाय के बीच में करवा दिया संकरण, लेकिन इनमें क्या होता है जन्मजात बांझपन पाया जाता है, इस कारण से अनसक्सेस है आपके, ठीक है ना। नॉर्मली बस इतना है कि कहते किसे हैं वो आपको ध्यान रहे कि प्रजातीय संकरण कहा जाता है, दो अलग अलग जातियों के मध्य जो संकरण करवाया जाता है उसे आपके प्रजातीय संकरण कहते हैं। पूछेगा इसमें से इतना ही नहीं, इसकी कोई डेफिनेशन देकर प्रजातीय संकरण कहीं ऑप्शन में मिल जाए तो भ्रमित नहीं होना है आपको, ठीक है ना। ये आपके संकरण कंप्लीट हो गया, प्रजनन कंप्लीट हो गया। प्रजनन में अगर किसी का कोई प्रश्न बने तो आप पूछ सकते हो और बताओ। प्रजनन में कोई प्रश्न है क्या? अब तसल्ली से सुनो अबे, तो रुक जा रहा ना, तो कोई दिन मैं बता रहा हूँ। दो तीन चीज सुनो, मैं आपको बार बार बताया है। एक तो शाम के टाइम एमसीक्यू चलती है, वो पढ़ा करो थोड़े से, वहाँ रिपीट होती है आपके, ठीक है। हाँ यूट्यूब पे चलता है एमसीक्यू, जो ये पढ़ाता हूँ मैं इन्हीं चीज़ों को हल करवाता हूँ, वहाँ तुम लोग ज्वाइन नहीं करते हो क्या? तो मूर्खों के बादशाह हो तो आप लोग तो। एक तो होते हैं ना गधे होते हैं, और एक गधों का बादशाह होता है ना, है क्या? देखो इतनी सारी वीडियो आती है, एक दिन में 50 वीडियो आती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप तो लाइव का समय देखा करो, ठीक है। और समय देखकर आराम से वहां से जो सुबह अपन पढ़ाते हैं ना, ये टॉपिक अभी अपने बुक में सुबह पढ़ा, बुक के टॉपिक बुक को ही पढ़ाया जा रहा है इधर, और इसी का ही शाम के टाइम एमसीक्यू चलता है आपके। वो इसलिए नहीं है कि वो ओनली यूट्यूब पे करवाया जाता है आपके। जो आपके जैसे गाय की नस्लें हमने पढ़ी, तो गाय की नस्लों के एमसीक्यू करवाते हैं, वहां सारी चीजें जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई कौन सी नस्ल जिसे भेड़ जैसी बकरी कहते हैं, कौन सी नस्ल जिसे जर्सी गाय के नाम से जानते हैं, जर्सी गाय की संज्ञा दी गई, तो वहां सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी, ठीक। क्या? अब वो आपके अनुसार तो कहते हैं कि अलग अलग सबकी सुविधाओं के अनुसार काम होगा नहीं, आप संस्था की सुविधाओं के अनुसार चलो, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए भाई, एक आएगा दुग्ध दोहन और दुग्ध उत्पादन आपके। एक दूध कैसे निकाला जाता है, दूध के बारे में पढ़ेंगे, दूध का संगठन पढ़ेंगे, और दूध जो निकाला जाता है वो कौन कौन सी विधियों से निकाला जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। ये पढ़ने से पहले तसल्ली से सुनो बात, कॉपी रखो, अपने किताब रखो बंद 2 मिनट के लिए। मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ। जैसे देखो अपन ने दो तीन चीज पढ़ी है, एक बकरी पढ़ी थी, मोटी मोटी चीजों पर अपन अगर बात करें,
तसल्ली से सुनना रे। टॉपिक कंप्लीट हो गए। प्रजनन, प्रजनन में किसी को कोई डाउट है क्या रे? कि प्रजनन में विशेष ऐसा कोई मैंने आपको बताया उसी तरह से प्रश्न पूछ लेगा। कितनी पीढ़ियों के मध्य प्रजनन करवाया जाता है, नजदीकी प्रजनन को क्या कहते हैं, एक प्रजातीय प्रजनन होता है, एक संकरण। संकरण से मैंने आपको जब गाय पढ़ाया तो गाय में संकर किस्मों के बारे में बताया। बकरी है तो बकरी का एंग्लो न्यूबियन बता दिया आपको, ये एक संकर किस्म है किस किस की, जमुनापारी और न्यूबियन नस्ल की, और इसी को कहा जाता है जर्सी गाय। आपके जर्सी गाय की संज्ञा दी गई है। एक आपने देखो बकरी पढ़ी है, गाय पढ़ी है, तसल्ली से सुन लेना रे और बोलते भी रहना साथ साथ। भैंस पढ़ ली है और भेड़ पढ़ लिया है, ऊंट भी पढ़ लिया है ना, ठीक। मुर्गे पढ़ लिया तो बिल्कुल सही बात है, मुर्गे बताएंगे आपको। सबसे पहले तो देखो इनकी बेसिक चीजें आप ध्यान रखा करो, जैसे सबके आपको जूलॉजिकल नेम याद होने चाहिए। बकरी है कापरा हिरकस, बकरी को क्या कहा जाता है? कापरा हिरकस कहा जाता है। यार तुम लोग अपने मत है ना, इनको अपने तक रखो, कोई बात नहीं, केपरा हिरकस याद कर ले, कापरा ना याद करे तो ठीक है। अगर कापरा केपरा भी ना बढ़े तो पेपरा हिरकस याद कर ले। ऐसा तो करेगा नहीं, वो पेपरा हिरकस भी तेरे को दे देगा और केपरा हिरकस भी दे देगा, देगा तो एक ही। पर तुम क्या है कि वो तो भोपा ना रे भोपा, वो भी ठीक है, सुधार करो थोड़े से। कापरा हिरकस इसको कहा जाता है। गाय दो प्रकार की होती है, एक तो देसी यानी कुबड़वाड़ी और एक बिना कुबड़वाड़ी। आपके हाँ, गाय भी होती है, एक कुबड़ वाली गाय होती है, एक बिना कुबड़ वाली। ऊंट होता है एक कुबड़ वाला और दो कुबड़ वाला, ठीक है ना। हाँ, गाय देसी विदेशी, देसी नस्ल की गायों के अंदर कुबड़ पाया जाता है, उन्हें कुबड़ वाली गाय कहते हैं। और विदेशी नस्ल की गाय जिनमें कुबड़ नहीं पाया जाता वो कुबड़ रहित होती हैं आपके, ठीक है। तो ध्यान रखना, विदेशी नस्ल की गाय है उनके अंदर कुबड़ नहीं पाया जाता है आपके। और दूसरी चीज है, ये कहना भी गलत नहीं है, पूछ सकता है इस तरह से। दूसरी चीज इनके आपके पूछ लिया कि देसी गाय है, इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, तो बॉस इंडिकस है। और विदेशी गाय का बॉस टोरस है आपके। दूसरा पूछ लिया जाए भैंस है, बुबेलस बुबेलिस भैंस का जूलॉजिकल नेम है। भेड़ का पूछ लिया जाए तो ओविस एरिस। ऊंट भी दो प्रकार के आएंगे, एक ऊंट आता है आपके एक कुबड़ वाला, एक ऊंट आता है दो कुबड़ वाला। एक कुबड़ वाला ऊंट है, इसे अरबियन ऊंट कहते हैं, शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है रे? शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है, जबकि ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है दो कुबड़ वाला आपके। हमारे यहाँ लद्दाख के आसपास हम कह सकते हैं दो कुबड़ वाला मिलता है। और दो कुबड़ वाला जो ऊँट है उसे कहते हैं कैमेलस बैक्टीरियंस। दो कुबड़ वाले ऊँट को कैमेलस बैक्टीरियंस कहते हैं, और कैमेलस बैक्टीरियंस ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। एक कुबड़ वाला जो ऊँट है उसे आपके कैमेलस ड्रोमेडेरियस कहा जाता है। क्लियर है? ये तो जूलॉजिकल नेम थे इनके। यही कुल की बात करें, देखो गाय भैंस भेड़ और बकरी सबका बोवेडी कुल है। अगर इसका पूछ लेना ऊंट का तो कैमेलिडी कुल है। ऊंट का कौन सा है रे? कैमेलिडी कुल है आपके। और इसके साथ साथ हमसे पूछ ले मुर्गी का कुल कौन सा है, तो गैलचिडी या फेसियोनिडी। अरे या तो गैलचिडी कहो या फेसियोनिडी। गैलचिडी या फेसियोनिडी है, ये मुर्गी का कुल है आपके। और मुर्गी का अगर आपसे पूछ ले कि जूलॉजिकल नेम क्या है, तो गैलस डोमेस्टिकस। मुर्गी का अगर पूछ ले तो गैलस डोमेस्टिकस है, मुर्गी का जूलॉजिकल नेम है आपके। ये सामान्य चीजें थी। यहाँ इनमें गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो देखो बकरी में गुणसूत्रों की संख्या होती है 60। कितनी होती है रे? 60 होती है। गाय में पूछ ले गुणसूत्रों की संख्या तो 60, यानी ये दोनों सेम है, गाय और बकरी आपके। दूसरा यहाँ पूछ ले भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो भैंस दो होती है, एक दलदली होती है एक जलीय होती है आपके। जो दलदली भैंस होती है ना, दलदली से पूछ ले कि दलदली जो भैंस है, इस दलदली भैंस में बताइए गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो 48। जबकि एक होती है जलीय भैंस, और जलीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो 50 होती है आपके, ठीक है। ऊंट में गुणसूत्रों की संख्या पूछ ली जाए 74 होती है, और इसी को अगर मुर्गी में पूछ ले तो आपके 78 होती है, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें एक साथ याद करने की कोशिश किया करो। बेसिक चीजें एक साथ याद होंगी, उसके बाद नस्लें आप अलग अलग याद करो, कोई परेशानी नहीं। पर तो आपने लिया ही, जानकारी सारी चीजों की है आपको, तो इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबको एक साथ याद करो कि भाई किसका जूलॉजिकल नेम क्या है, कौन से कुल में आती है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है आपके। अगर टेम्परेचर की बात करें ना, तो इन दोनों का यानी कि बकरी जो है ना, ये बकरी का कह दो, और बकरी के साथ साथ भेड़ का टेम्परेचर लगभग समान मिलता है आपके। 38.5 से लेकर 39 तक दोनों को टेम्परेचर मिल जाएगा आपको। एक का 39 डिग्री कह दो, एक का 38.5 कह दो, या फिर हम कह सकते हैं 38.5 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है
बेड का और आपके बकरे का। दूसरा गाय का टेम्परेचर पूछे तो 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। यही भैंस का पूछ ले तो 37.5 होता है। गाय का पूछ ले 38.5 होता है और भैंस का पूछ ले 37.5। और इधर ऊंट की जब बात करें तो ऊंट एक ऐसा पशु है रे जिसमें सबसे ज्यादा तापमान का परिवर्तन होता है, सर्वाधिक परिवर्तित तापमान होता है आपके, सर्वाधिक परिवर्तित तापमान होता है। और पूछ लिया जाए तो सुबह के टाइम में इसका जो तापमान होता है वो 34 डिग्री सेल्सियस होता है और शाम के टाइम जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। तो ऊंट का तापमान पूछे, यहीं अगर मुर्गी का तापमान पूछ ले तो 41.5 डिग्री सेल्सियस होता है। मुर्गे का तापमान पूछ ले तो 41.5 डिग्री सेल्सियस होता है मुर्गे का तापमान। तो ये बेसिक जानकारियां हो गई इनकी, छोटी मोटी जो जानकारियां वो हो गई। अभी इनसे बात कर लेते। देखो इसकी मैथुन क्रिया को, जो बकरी है, इन मैथुन क्रिया पूछ लेता है अक्सर इनसे, तो ध्यान रखना बकरी, गाय, भैंस सब में क्या कहा जाता है, और मुर्गी में भी क्या कहा जाता है, सर्विंग। क्या कहते हैं रे, यानी कि इन तीनों का ध्यान रखना है, गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी, इनमें क्या कहा जाता है मैथुन क्रिया को, तो सर्विंग कहते हैं आपके। जबकि इसमें मैथुन क्रिया को क्या कहा जाता है ऊंट में, तो इसमें कहते हैं लखाना। क्या कहा जाता है रे, लखाना कहते हैं आपके। यही अगर बेड में पूछ लिया जाए कि तो बेड में कहते हैं टपिंग। बेड में क्या कहा जाता है, तो यहां तक तो कोई समस्या होगी नहीं आपको। एक पूछता है बच्चे देने की क्रिया, बहुत बार पूछते हैं, तो गाय और भैंस में बच्चे देने की क्रिया को कहते हैं काविंग। क्या कहा जाता है रे, काविंग। जबकि भेड़ और बकरी के अंदर बच्चे देने की क्रिया अलग अलग है। बकरी में कहते हैं किडिंग। क्या कहते हैं रे, यही अगर हमसे पूछ ले कि बताइए भेड़ में बच्चे देने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो लेम्बिंग। क्या कहा जाता है रे, लेम्बिंग, बच्चे देने की क्रिया। या बकरी में बच्चे देने की क्रिया क्या कहते हैं, किडिंग कहते हैं। ये वही चीजें जो आपको पढ़ा दी थी पहले, ठीक है ना। दूसरी चीज आती है, यहां इसमें किडिंग कहते हैं, इसका जो नवजात होता है ना उसको किड कहते हैं, नवजात को क्या कहते हैं। और यहां इसमें पूछ ले नवजात को क्या कहते हैं, लेम्ब। अक्सर इनके नर और मादा जो होते हैं ना, वयस्क नर वयस्क मादा, प्रौढ़ नर प्रौढ़ मादा से, मैन तुम प्रौढ़ नर और प्रौढ़ मादा से, तो ध्यान रखना प्रौढ़ मादा से ज्यादा पूछेगा। इसमें पूछता है इसकी प्रौढ़ मादा को क्या कहा जाता है, प्रौढ़ मादा को क्या कहते हैं, डोई कहते हैं। इसमें जो प्रौढ़ मादा होती है ना, उस प्रौढ़ मादा को क्या कहा जाता है, एयू कहते हैं। जबकि नर जो होता है ना, ये तो मादा हो गई आपके, इसमें जो नर होता है ना, नर को कहा जाता है रेम। क्या कहते हैं रे, प्रौढ़ नर पूछ ले, प्रौढ़ नर को रेम कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, बक कहा जाता है, ध्यान रखना प्रौढ़ नर को। इसके अंदर प्रौढ़ नर को बक कहते हैं, जो कि मादा को डोई कहा जाता है। और इसके अंदर बदियाकृत नर है ना, उस बदियाकृत नर को पूछ ले कि इसमें क्या कहा जाता है, तो बदियाकृत नर को भी बक्की कहा जाता है। बदियाकृत नर है उसे बक्की कह देते हैं। यहाँ आपके बदियाकृत नर को बुल कहा जाता है, बता दिया था पहले आपके। जबकि एक पूछ ले कि मध्यकाल की जांच है वो किसके माध्यम से की जाती है, तो टीजर बुल के माध्यम से। किसके माध्यम से करते हैं, और उसका अनुपात पूछे तो 10:1 रखा जाता है। 10 मादा पशुओं के ऊपर एक टीजर बुल का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये बेसिक चीजें थी इनकी। इनके साथ साथ ऊंट में पूछ लेता है, बताइए बच्चा देने की क्रिया को क्या कहा जाता है। अच्छा किडिंग, तू ही गयो तो किडिंग लेके हैं, मैं कह रहा हूँ ऊंट में बच्चे देने की क्रिया को क्या कह रहे हैं, किडिंग। फिर इसको क्या कहेगा तू, बकरी को हैं। भाई ये किडिंग किडिंग अपने हिसाब से करो, ठीक है। एक बताया था काविंडा, बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं, काविंडा कहा जाता है ऊंट के अंदर आपके। और ऊंट में तो एक पूछ लेता है, एक प्रजनन वाला जो ऊंट होता है, जो प्रजनन के लिए पाले जाते हैं ऊंट, उनको क्या कहा जाता है, तो माही ऊंट। माही ऊंट के नाम से जानते हैं प्रजनन वाले ऊंट को आपके। और एक पूछ लेता है, बाहर ढोने वाले जो ऊंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो बाहर ढोने वाले ऊंटों को कहा जाता है लद्दू ऊंट। क्या ऊंट कहा जाता है रे, लद्दू, बाहर ढोने वाले होते हैं। बच्चे को कहते हैं टोरडी या टोरडिया आपके। टोरडी कहा जाता है जो छोटा बच्चा होता है ना, उस बच्चे को कहते हैं ऊंट पालक जाति, राई का या रेबारी जाती है आपके। कौन सी जाती है रे, राई का रेबारी। अब तसल्ली से सुनो, इनकी नस्लों के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको तसल्ली से, किताब कर लो अपने बंद। अब यहाँ तक की बेसिक चीजें याद रहेंगी क्या, और बेसिक चीजों में तो कोई परेशानी नहीं ना। मध्यकाल की बात करें तो देखो, मध्य चक्कर पूछे ना, तीनों का एक ही है, 21 दिन। मध्य चक्कर पूछे तो कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है। क्लियर। अरे बकरी का किसने बता दिया 20 दिन,
कोई बात नहीं, एनसीईआरटी 12 तो उसको लेके आना एक बार, तो कौन सी वाली में है ना, उसके बाद मैं तेरे को दिखाऊंगा। इसका होता है 18 से 21 दिन का। रेसो में पूछे तो, एग्जिट पूछे तो 21 दिन का, गाय भैंस और आपके बकरी, तीनों के तीनों का। यही अगर बेड का पूछ लेना आपसे, तो बेड का आता है 15 से 18, और एग्जिट पूछे तो 16.5 आपके। ठीक है, एक बार लेके आना, उसी को कल लेके आ जरूर। और नहीं तो मैं तेरे को अभी दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी दिखा देता हूँ, चलो तुम्हारे भ्रम दूर कर देते हैं। जाते वक्त मेरे यहाँ देख के जाना, मेरे पास एनसीईआरटी का कॉपी पड़ा हुआ है, तो एनसीईआरटी कॉपी देखना, लेकिन तू कल लेके आएगा 12th क्लास की बुक को, ध्यान रखेगा। हाँ, 12th क्लास की बुक लेके आएगा, जिसके अंदर ये दे रखा है कि इसका जो ये को आपके मत चक्कर है बकरी का, वो 20 दिन का होता है। क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुकें आती हैं, एनसीईआरटी की बुकें लिखती हैं 21 दिन, 18 से लेकर 21 दिन इसका होता है। उसका लिखते हैं जो बुकें हैं वो आपके 16.5 भी लिखती हैं, और आपके ये कह दो 15 से लेकर 18 रेशियो भी लिखते जाता है। पुरानी किताबें थी वो रेशियो लिखती थी, नई किताबें जो आई हैं वो रेशियो नहीं लिखती हैं आपके। नई किताबें आई हैं वो रेशियो नहीं लिखती, दोनों चीजें बता देते, लेकिन बकरी के अंदर फिक्स है, या तो 21 दिन बताओगे या 18 से लेकर 21 दिन बताओगे आप। ठीक है ना, एक रेशियो में चलता है कि भाई 18 से लेकर 21 दिन तक का, एग्जिट पूछ रहे तो 21 दिन बताना है आपको। वो देख जाना एक बार कंफर्म, और फिर इन लोगों को बता देना है ना, कंफर्म दिखा दूंगा कि हाँ ये है अपने पास में। हो जाते भाई, हो सकता है कि मेरे पास हो उस वाली में वो मिसप्रिंट। 11th क्लास की बुक है, उसके अंदर देखना, मैं तेरे को दिखा दूंगा। सबको तो एक एक करके दिखा नहीं सकता, आपको दिखाऊंगा, उस चक्कर में तो क्लास चली जाएगी। ठीक है ना, हाँ बेटर है। तो यहाँ तक बताओ, और कोई समस्या है क्या? एक एक करके पशु होगी। देखो जैसे आपने मध्यकाल मत चक्कर पढ़ा, दो मध्यकालों के बीच की दूरी को मत चक्कर, बीच का जो समय होता है उस समय कोई मत चक्कर कहा जाता है। आपके डेफिनेशन पूछे तो ये बताना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना, मत चक्कर के अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं? डाइएस्ट्रस कहा जाता है। आपके अंतिम जो अवस्था होती है उस अंतिम अवस्था को कहते हैं डाइएस्ट्रस। सबसे पहले तो ऊंट की बात करेंगे अपन, जो ऊंट पढ़ रहे थे, तो ऊंट को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना बस। ऊंट का जूलॉजिकल नेम क्या है? एक कुबड़ वाले ऊंट का, बोलते रहोगे वो आप लोग, क्या है रे? कैमेलस, एक कुबड़ वाला ऊंट। ड्रोमेडेरियस, और दो कुबड़ वाला कैमेलस बैक्टीरियंस। कहाँ पाए जाते हैं ये? ठंडे प्रदेशों में। और गर्म में कौन से पाए जाते हैं? चलो, ऊंट का टेम्परेचर कितना होता है? कौन सा? 34 डिग्री से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक परिवर्तित तापमान होता है। ठीक, एक पूछ लिया अपने से, इसका कुल कौन सा है ऊंट का? कौन सा है रे? कैमेलिडी कुल है। और ऊंट से पूछ लिया कि प्रजनन वाले ऊंट को क्या कहा जाता है? प्रजनन वाले ऊंट क्या कहते हैं? जबकि लद्दू ऊंट कौन से होते हैं? इसमें बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं? काविंडा। ऊंट में बच्चे देने की क्रिया क्या कहते हैं रे? काविंडा कहा जाता है। और ऊंट में ये बच्चे देने की क्रिया को तो काविंडा कहते हैं, साथ साथ मैथुन क्रिया पूछे तो लखाना कहते, क्या कहा जाता है? लखाना कहा जाता है। ऊंट से लेकर पूछ लेता है, ऊंट के एक आता है गिरबान, जो नकेल होती है ना, उस नकेल को गिरबान कहा जाता है। लकड़ी होती है जो नाक में डाली जाती है, गिरबान कहलाती है। राय का रहबारी जाति ये को ऊंट पालक एक जाति है। ऊंट की हम नस्लों में तो कई नौ नस्ल रजिस्टर्ड है, लेकिन अपने को पढ़नी होती है। जैसे देखो जैसलमेरी है, सबसे पहले कहेंगे जैसलमेरी, नाचना इसी को कहते हैं। ठीक है ना, और लिखने वाले लिखते हैं वो जोग्राफी वोग्राफी बुकों के लिए लिख दे, वो बात अलग है। आप कहोगे जैसलमेरी नस्ल कौन सी है? नाचना आपके। दूसरा कहोगे मेवाड़ी, तीसरी बीकानेरी, मारवाड़ी, राजस्थान में पाए जाते हैं। और मारवाड़ी के बाद में आप इसी को कहोगे गोमट। अब सुनो और तसल्ली से, इनकी विशेषताओं में हमसे पूछता है। सबसे पहले तो जैसलमेरी नाचना है सबसे तेज दौड़ने वाली नस्ल है। तेज दौड़ने के लिए ये को रेतीला जो क्षेत्र है रेगिस्तानी प्रदेश में तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है ऊंट की नाचना नस्ल जैसलमेरी नस्ल आपके। एक गोमट है, ये गोमट जो नस्ल है ना वो सर्वाधिक ये को प्रसिद्ध है सवारी के लिए, सवारी के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। पूछ ले सवारी के लिए प्रसिद्ध कौन सी है, तो गोमट नस्ल है। दूसरा यही पूछ ले कि दौड़ने के लिए कौन सी प्रसिद्ध है, तो नाचना नस्ल है। यही अगर पूछी जाए कि कौन सी नस्ल की विशेषता है कि उसका जो नीचे वाला होठ है वो लटके हुए रहता है, यानी कि जैसे मान लो कुबेर खाली हो,
मेवाड़ी नस्ल। और मेवाड़ी नस्ल है, ये भी आपके एक तरह संकर नस्ल तो है ही, लेकिन आप ध्यान रखोगे कि ये कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नस्ल है। कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नस्ल कौन सी मानी जाती है? तो मेवाड़ी नस्ल। क्योंकि बीकानेरी की बात करें ना, तो बीकानेरी जो नस्ल है ना, इस बीकानेरी नस्ल को बताया जाता है कि ये विश्व की सबसे सुंदर ऊंट की नस्ल है। ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल है बीकानेरी नस्ल। और दूसरा, ऊंट का सबसे ऊंची नस्ल भी बीकानेरी है, 10 से लेकर 12 फीट तक इसकी ऊंचाई मिलती है। सबसे ऊंची पूछे, सबसे सुंदर पूछे तो कौन सी नस्ल है? बीकानेरी नस्ल है आपके ऊंट की नस्ल। और बीकानेरी नस्ल है, ये एक संकर नस्ल है। आपके को सिंधी और बलूची दो ऊंट थे, एक तो सिंधी ऊंट था, एक बलूची ऊंट था। सिंधी और बलूची दोनों का ही संकरण है आपके बीकानेरी ऊंट। और सबसे सुंदर नस्ल है, सबसे ऊंची नस्ल है। इसके बारे में कहते हैं कि इसका जो सिर होता है, जहाँ खोपड़ी समाप्त होती है, उस खोपड़ी के ठीक आगे जहां खोपड़ी समाप्त होती है, उस स्थान पर एक गड्ढा पाया जाता है जिसे स्टॉप कहते हैं। जिसको क्या कहा जाता है? स्टॉप कहा जाता है। तो बीकानेरी नस्ल की विशेषता है, गोमट है, ये सवारी के लिए प्रसिद्ध है आपके। और ये नाचना है ना, ये दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो प्रयोग किया जाता है ना, बीएसएफ के जवान, सेना के जवानों के द्वारा किया जाता है। नॉर्मली इतना ध्यान रखना है। और नीचे वाला जो होठ है वो लटका हुआ रहेगा, किसकी विशेषता है? तो मेवाड़ी नस्ल की विशेषता है। और केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान राजस्थान के जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। और केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान पूछे, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। और ये ऊंट की सामान्य चीजें जो आपसे पूछ लेता है, ऊंट का एक अक्सर गर्भकाल हमसे पूछ लेता है, तो ध्यान रखना 390 से लेकर 410 दिन का इसका गर्भकाल होता है। ऊंट का गर्भकाल पूछ ले, 390 से लेकर 410 दिन का होता है। आप औसतन ही बताना है कि 390 से लेकर 410 दिन का। यही अगर हमसे गाय का गर्भकाल पूछे, 281 दिन का होता है। अरे यहाँ अगर बकरी का पूछ ले तो 150 दिन का, सॉरी 151 दिन का होता है। भेड़ का पूछ ले 150 दिन का। भेड़ का रेशियो पूछे तो 47 से लेकर 50 दिन का होता है, यानी कि 147 से लेकर 150। यही भैंस का पूछ ले अपने से कि भैंस का कितने दिन का होता है, तो 310 दिन का होता है। कितने दिन का होता है रे? 310 दिन का। गाय का पूछे तो 281 दिन का। मुर्गी का पूछ लेता है कि मुर्गी में जो अंडे है ना, वो अंडे कितने दिनों में बाहर, अंडे से चूजे हैं वो कितने दिनों में बाहर आते हैं, तो 21 दिन में। जबकि अंडा बनने में समय कितना लगता है? तो 24 घंटे। और अंडा बनने में समय लगता है 24 घंटे। अंडे से चूजे बाहर आते हैं 21 दिन के अंदर। और अगले 36 घंटे तक उन चूजों को कोई राशन नहीं दिया जाता है आपके। ये मुर्गी के अंदर साथ साथ ध्यान रखना है। और इनके जो दूध काल पूछ ले, तो गाय भैंस का अक्सर पूछेगा दूध काल। गाय और भैंस का दूध काल होता है 300 दिन का। और शुष्क काल होता है वो आपके कितने दिन का? 60 दिन का। अगर ये पूछ ले कि कितने दिन पहले दूध निकालना बंद कर देना चाहिए, तो हम कहेंगे भाई दूध निकाल रहे हैं, यदि बच्चा देने वाली है तो बच्चा देने से 45 से लेकर 60 दिन से पहले आपके दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। और ऐसा क्यों किया जाता है? रीजन कई बार पूछे तो दूध की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, दूध की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है आपके। अभी अपने सबसे पहले देखो, जैसे अभी रिपीट करे थे गाय की नस्लों की, मोटी मोटी मैं आपको बता देता हूँ। गाय की 3 प्रकार की नस्लें मैंने आपको पढ़ाई थी, एक दूध वाली, एक बाहर वाली, और बाहर वाली के साथ साथ द्विप्रयोजनी, जो 2 प्रयोजन से पाली। जो तो अपन बात करें दूध वाली, तो देखो सबसे पहले लाल सिंधी है, राठी है, साहिवाल है, और देवनी है, और गिर है आपके। ये वो नस्ल है जो आपके दूध के लिए पाली जाती है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्लें पांचों के पांचों। लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल पूछे, साहिवाल नस्ल है। कौन सी नस्ल है रे? साहिवाल की बात कर, देखो साहिवाल की उत्पत्ति मांटगोमरी पाकिस्तान से हुई थी। लाल रंग होता है साहिवाल का, और साहिवाल का जो रंग होता है वो लाल होता है। शरीर होता है ना वो ढीला डाला होता है, और ढीले डाले त्वचा के कारण, शरीर के कारण इसको लोला नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं लंबीबर, इसी को कहते हैं मुल्तानी। ध्यान रखना, लंबीबर, मुल्तानी और लोला के नाम से किसे जाना जाता है? तो साहिवाल नस्ल को। साहिवाल नस्ल सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है गाय की। सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा जो पाई जाती है वो साहिवाल नस्ल के दूध में पाई जाती है, और दूध देती है लगभग 2000 से लेकर 2500 लीटर तक। आपके 1800 से लेकर 2500 लीटर मिले तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो ये साहिवाल नस्ल की विशेषताएं थी। और साहिवाल के बाद में दूसरी सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है गिर नस्ल आपके। और गिर नस्ल की विशेषता है कि एक तो सबसे लंबा दूध काल होता है गिर का। मैं आपको बताऊं, गिर नस्ल है, इसकी उत्पत्ति हुई थी काठियावाड़ से, इस कारण से इसको काठियावाड़ी कहते हैं। इसी को आपके जो गिर नस्ल है इसी को कहते हैं रेंडा या अजमेरा नस्ल। अजमेर और भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिलती है। यही साहिवाल की बात करें तो उत्तरी राजस्थान जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र में मिलेगी। और गिर है ये अजमेर और आपके भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में मिलती है। अजमेरा को कहते हैं रेंडा, अजमेरा को कहते हैं डेगनी। भाई डेकनी भी इसी को कहा जाता है। काठियावाड़ उत्पत्ति स्थल है, इसीलिए इसको काठियावाड़ी नस्ल कहा जाता है। इसको एक बार ऐसा कहा जाता है कि ब्राजील भेजा गया था।
पूछ लेते हैं कि कौन सी नस्ल है गाय की जिसे ब्राजील भेजा गया था, तो वो गिर नस्ल है। और ब्राजील में इसे क्या कहा गया था, तो बेईमान कहा गया था। हाँ, बेईमान कहा गया था जब ये ब्राजील गई थी। हाँ, पूछ लेता है कि बेईमान के नाम से किसे जाना जाता है, जैसे अपन पढ़ते हैं अजमेरा या रेंडा कहा जाता है गिर नस्ल को, उसी तरह से। कोई विशेष उत्पत्ति करने वाले हो क्या आप लोग? करान कौन सो करवाड़ो हो? नहीं, उत्पत्ति करने के लिए तैयार बैठे हो, पर याद करने का कोई काम नहीं है ना। तो तसल्ली से सुनते रहो, और सुनने का मतलब याद करते रहो, ठीक है ना। और क्या समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? पढ़ी नहीं क्या? कोई बात नहीं, अभी पढ़े जाओ, अब तो पढ़ रहे हो ना। अब तो पढ़ रहे हो। सबसे ज्यादा दूध काल गिर नस्ल का है, बिल्कुल सही बात है। प्रनंदा देखो, गिर नस्ल है, गिर से पूछे काठियावाड़ी इसका उत्पत्ति स्थल, काठियावाड़ी कहते हैं, डेक्कन कहते हैं इसको, डेकनी कहते हैं, अजमेर कहते हैं, अजमेरा भी कहते हैं, और रेंडा भी कहते हैं। आपका ये रेंडी भी मिल जाता है। इसका प्रजनन केंद्र डग झालावाड़ के अंदर। जो गिर नस्ल है, इसके साथ साथ मालवी नस्ल एक ऐसी है जिसका प्रजनन केंद्र डग झालावाड़ में। मालवी की विशेषता ध्यान रखना रे, मालवी नस्ल के जो नर पशु होते हैं ना, वो मादा पशु की अपेक्षा बोने होते हैं, ये उनकी मुख्य विशेषता है। और बारवाई नस्ल है, छोटे होते हैं आपके। दूसरा गिर नस्ल है, इसका दूध काल सबसे लंबा होता है, शरीर चॉकलेटी होता है। ये को लाल रंग होगा तो सफेद धब्बे होंगे, सफेद रंग है तो लाल धब्बे होंगे, यानी कि चितकबरा चॉकलेटी रंग पाया जाता है इसका। इसके जो कान है ना, वो पत्ती के जैसे होते हैं। कानों से दो प्रश्न आपको ध्यान रखने, पत्ती के जैसे कान पूछ ले तो पत्ती के जैसे कान होते हैं गिर नस्ल की गाय के। एक पूछ ले गड्डी के पेंडुलम के जैसे कान कौन सी नस्ल की बकरी के मिलते हैं, तो गड्डी के पेंडुलम जैसे कान मिलते हैं जमुनापारी नस्ल की बकरी के। गड्डी के पेंडुलम के समान जो कान होते हैं ना, वो जमुनापारी नस्ल के होते हैं। और एक आप पूछ ले कि पत्ती के जैसे कान, पत्ती के जैसे का मतलब आगे की ओर ऐसे मुड़े हुए। एक नई विशेषता और आई है कि आगे की ओर मुड़े हुए, पत्ती तो सब पड़ते ही हैं, तो आगे की ओर मुड़े हुए, आगे की ओर घूमे हुए पत्ती के जैसे कान होते हैं इसके। इसके सींग वक्राकार होते हैं, और माथा होता है ना ललाट, ये भारी होता है, भारी भरकम ललाट है इसका, भारी भरकम माथा होता है आपके। वक्राकार सींग कह दो यार, चंद्राकार सींग कह दो, ये इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। दूसरी सबसे ज्यादा दूध देने वाली है, और सबसे लंबा दूध काल अगर किसी गाय का है भारत के अंदर तो गिर नस्ल की गाय का है, जबकि सबसे ज्यादा दूध देने वाली साहिवाल है आपके। क्लियर। थार पारकर नस्ल है, थार पारकर नस्ल को मालानी भी कहा जाता है, थारी भी कहा जाता है, मालानी या थारी भी इसी कहा जाता है आपके। और इसकी विशेषता है कि इसके जो दुग्ध सिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। दूसरा जो अयन है वो पूर्ण विकसित पाए जाते हैं आपके। और थार पारकर नस्ल की गाय है जिसमें वसा की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय गायों में वसा की औसतन मात्रा पूछे 4.5%, और विदेशी गायों में पूछे तो 3.7% होती है आपके ये वसा की मात्रा। लेकिन यहाँ गायों में पूछे, भारतीय गायों में सबसे ज्यादा वसा की मात्रा कौन सी गाय, तो थार पारकर। और विदेशी गायों में पूछे तो हॉलिस्टन फ्रीजियन, जिसके सबसे कम पाया जाता है। और जर्सी गाय है जिसमें दूध में आपके वसा की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। और गाड़ी के जय पेंडुलम जैसे अगर सींग पूछे, सॉरी कान पूछ ले कौन सी नस्ल की बकरी के होते हैं, तो जमुनापारी। जमुनापारी घुमक्कड़ नस्ल भी कहा जाता है जमुनापारी को, बकरी की घुमक्कड़ नस्ल पूछ ले जमुनापारी है। तोते के जैसे ये को मुंह होता है, रोमन नाक होती है इसकी जमुनापारी की। और इसके साथ साथ इसके जो पिछली जांग होती है ना, उन जांगों के ऊपर घने बाल पाए जाते हैं आपके। ये विशेषता आपको पढ़ा दी थी उसकी। और जमुनापारी की विशेषता है तोते के जैसा मुंह होता है, रोमन नाक कह दो इसके, पिछले पैरों के ऊपर ये को जांगों के ऊपर घने बाल पाए जाते हैं इसके। और साथ साथ पेंडुलम के समान, गड्डी का जो पेंडुलम होता है उसके जैसे आकृति के इसके कान पाए जाते हैं। और घुमक्कड़ नस्ल है बकरी की है, सबसे ज्यादा घूमने वाली। एक सूरती नस्ल भैंस की भी है और बकरी की भी है। सूरती जो भैंस वाली है ना, उसकी विशेषता है कि इसके सींग दराती के जैसे होते हैं, हंसिए के जैसे होते हैं, रंग बादामी होता है। और इसकी जो धारियां पाई जाती हैं, सूरती नस्ल की जो भैंस है, इसके जबड़े के दोनों ओर धारियां पाई जाती हैं सफेद रंग की। और बेटा धारियों से ध्यान रखना है, धारियां तो पाई जाएंगी दोनों ओर, चेहरे से पूछे ना तो सूरती नस्ल के तो चेहरे के दोनों ओर धारियां पाई जाती हैं। एक बदावरी नस्ल है जिसके गले में धारियां पाई जाती हैं, जिसे कंठमाला या जनेऊ कहा जाता है। बदावरी नस्ल के गले में सफेद रंग की धारियां पाई जाती है, जिसे कंठमाला या जनेऊ कहा जाता है। जबकि चेहरे के दोनों ओर धारियां पूछे सूरती नस्ल के पाई जाती हैं आपके। सूरती नस्ल है, एक सूरती बकरी की नस्ल है। जो सूरती बकरी की नस्ल है वो ज्यादा दूरी तय करने में सक्षम होती है। नींद आ रही है भाई किसी को? ज्यादा दूरी तय करने में सक्षम होने के कारण इसको स्टाल फीड दी जाती है। उस बकरी की कौन सी नस्ल है जिसे स्टाल फीड दी जाती है, तो वो सूरती नस्ल है। जबकि आपके को सिटी गोट के नाम से
बांधकर पालने के लिए श्रेष्ठ कोई नस्ल मानी जाती है तो बर्बरी मानी जाती है। स्टॉल फीड दी जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस वो कहो कि आपके उपयुक्त सिटी के लिए भी उपयुक्त रहेगी। वो सिटी के लिए अगर श्रेष्ठ पूछी जाए तो बर्बरी नस्ल की जो बकरी है वो सिटी गोट के नाम से जानते हैं बर्बरी को आपके। और छोटा कद होता है, कम खाना खाती है और प्रजनन क्षमता। हाँ? एक जगह तो सूरती बंदी रहती है, स्टॉल फीड लेती है वो भी, ठीक है। लेकिन आपसे पूछे कि सिटी गोट के नाम से या शहरी बकरी के नाम से किसे जानते हैं तो बर्बरी है। बर्बरी ये को बांध कर पालने के लिए श्रेष्ठ नस्ल है, श्रेष्ठ की जब बात करें तो, है ना। और दूसरी सूरती नस्ल भैंस और गाय दोनों की है, तो वो सॉरी बकरी और भैंस दोनों की है आपके। तो गाय की नस्ल, गाय की एक आती कांकरेज नस्ल। कांकरेज नस्ल की विशेषता आपको बता देता हूँ। कांकरेज नस्ल है, इस कांकरेज नस्ल को कहते हैं सांचौरी। सांचौर के अंदर, प्रजनन के अंदर है इसका। कांकरेज नस्ल गाय की सबसे ऊंची नस्ल है। आकारम, आकारम बड़ी कह दो, और गाय की सबसे ऊंची नस्ल कहेंगे अपन। आकार वाला अपने से पूछेगा नहीं, आकार तो भैंस में जो सूरती पड़ी है ना उससे पूछता है कि आकार में सबसे ये को छोटी नस्ल कौन सी है, तो आकार में सबसे छोटी नस्ल है वो सूरती है भैंस की। जबकि पूछ ले भैंस की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है, तो नागपुरी नस्ल है, जिसके जो सींग होते हैं ना वो तलवार के समान होते हैं आपके, नागपुरी नस्ल के। एक टोडा नस्ल है भैंस की आपके। टोडा नस्ल का जो दूध रहता है ना वो सर्वाधिक सुगंधित है, और टोडा नस्ल सबसे लड़ाकू नस्ल है भैंस की। टोडा नस्ल है वो सबसे लड़ाकू नस्ल है। एक आपके भैंस की नस्ल है मैसाना, इसके पूरे शरीर पर बाल पाए जाते हैं। मैसाना नस्ल जो क्रॉस ब्रीड बताया था ना उसकी एक अलग ही विशेषता आई है, एक तो सबसे लंबा दूध काल तो आ गया, पूरे शरीर के ऊपर इसके बाल पाए जाते हैं आपके मैसाना नस्ल के ऊपर। ऐसे यहाँ से पूछ ले आपसे जो बकरी है, इस सॉरी बकरी नहीं भैंस की बात कर रहे थे। गाय पे आगे कांकरेज। कांकरेज सबसे ऊंची गाय है और कांकरेज सबसे भारी गाय है भारत की। जबकि विश्व की सबसे भारी गाय पूछ ली जाए तो सबसे भारी होलिस्टन फ्रीजियन है, जबकि विश्व भारत की पूछ ली जाए तो कांकरेज है। और कांकरेज नस्ल की जो गाय है इसके देखो जो नाक है ना, नाक एक तो सिर उठाकर चलती है, सींग बड़े होते हैं, सींगों के अंदर कैंसर का खतरा अधिक होता है। एक ये सिर उठाकर चलने वाली गाय, सींग भारी होते हुए गाय अक्सर क्या नीचे की तरफ मुंह करके चलती है। भेड़ कह दो, गाय कह दो, बकरी, ये पशु नीचे की ओर मुंह करके चलते हैं। लेकिन कांकरेज नस्ल की एक गाय है एकमात्र जो सिर उठाकर चलने वाली गाय है। कांकरेज और नागौरी दो नस्ल है जिनके जो पशु हैं वो दुल की चाल के लिए, और दुल की चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। एक तो आपके कांकरेज नस्ल है और दूसरी नागौरी नस्ल। तेज दौड़ने के लिए आप पूछा है और दोनों ऑप्शन में एक साथ मिल जाए तो आपको नागौरी नस्ल को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी। दोनों एक साथ मिल जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी नागौरी को देंगे। बाकी 2 बार पूछा है तो दोनों बार में ये कंडीशन आई थी कि दोनों एक साथ मिले नहीं है। कहीं को प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाते हैं दोनों एक साथ तो वो एक अलग बात होती है, दोनों एक साथ मिले तो नागौरी बताना है। एक कांकरेज नस्ल है ना, इसकी विशेषता है कि इसका जो नाक वाला जो हिस्सा होता है ना अगला, ये आगे से हल्का सा उठा हुआ रहता है। ऐसे ऐसे ये जैसे है तो ये हल्के से उठा हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे नाक है ना ये उठी हुई रहती है। अरे कई बार ये तो सबके होते हैं ना, कई लोगों के तोते जैसी नाक होती है, इंसानों के भी होती है ना। अरे किसी को जैसे गांव में जाओगा तो कहते हैं चोंच, उसके तोते जैसी नाक होती है ना। किसी के क्या होता है कि ऊपर की ओर उठी हुई रहती है, सूंड ऊपर की ओर चढ़ जाता है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ये गाय भैंस पशु जो होते हैं ना इनमें भी हो जाता है। तो इनमें जो ये जो आपके ये कह दो कांकरेज जो नस्ल है ना, इसका जो आगे से कोई एक तरह से सूंड उठा हुआ है आपके। सूंड का मतलब नाक उठी हुई है, नाक का ध्यान रखेगा। नाक जो है ये उठी हुई है, सिर उठाकर चलने वाली नस्ल है, बाहरी नस्ल है और सबसे ऊंची नस्ल है। सबसे नीची नस्ल पूछी जाए छोटी नस्ल तो बेचूर है। कौन सी है रे? बेचूर। और बेचूर को कहते हैं सुनंदनी, और दूसरा इसी को कहते हैं मिनीएचर। आपके क्या कहा जाता है रे? मिनीएचर कहा जाता है। अच्छा एक चीज बताओ आप, गद्दी एक किसकी नस्ल है? गद्दी। चलो आपसे इतनी देर से हम बता रहे, एक प्रश्न इतना पढ़ा दिया है, तो अब बताइए गद्दी किसकी नस्ल है? भेड़ और बकरी दोनों की नस्ल है गद्दी। भेड़ और बकरी दोनों की नस्ल है, लेकिन बकरी की प्रमुख नस्ल है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था, एक तो गद्दी होती है, एक पश्मीना होती है, ठीक है ना। पश्मीना ये को ठंडे इलाकों में पाई जाती है, ऊंचाई ठंडे और ऊंचाई वाले क्षेत्र है ना उनमें पाई जाती है। और ये भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन तीव्र ढाल वाले ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं ना उनमें सबसे ज्यादा पाई जाती है गद्दी। और गद्दी के बारे में तो ये तक कहते हैं कि ये 10 से 15 किलो का जो बोझा होता है ना उसको लेकर तीव्र ढाल वाले जो क्षेत्र उनमें नीचे उतर सकती है। इतनी पावरफुल नस्ल बताई जाती है बकरी की है।
बकरी का मतलब है कि आपसे पूछ ले कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, तो गद्दी नस्ल है, जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। पश्मीना है, ये कहते हैं ऊन उत्पादन करती है, श्रेष्ठ ऊन उत्पादन तो करती है, लेकिन साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ऊंचाई वाले क्षेत्र यानी कि ठंडे क्षेत्रों में बकरी की कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो पश्मीना पाई जाती है। हाँ बिल्कुल, कश्मीरी भी इसी को, जो पश्मीना है ना, इसी को कहा जाता है, कश्मीरी या पश्मीना। आपके ये तो मैंने जब पढ़ाया था उस टाइम भी बताया होगा आपको, है भाई। पश्मीना, भाई पश्मीना ऊन तो नहीं सुनी कि ऊन किससे मिलती है, तो बकरी से ही मिलेगी, मिलेगी तो। हाँ भाई, ये एक बार थोड़ा सा एक चेक करेंगे, फिर आपको विशेष तौर से बताई जाएगी, ठीक है ना। हाँ, अंगोरा विशेष है, उसको पूछता है, और हो सकता है अगर इस तरह से है तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल आपको संतोषजनक जवाब दिया जाएगा, है ना। देखो, बिल्कुल अगर ऐसा है तो वहां से पूछ लेगा, क्योंकि आपके अंगोरा एक नस्ल है, लेकिन अंगोरा ऊन का भी नाम है, तो अंगोरा ऊन जैसे आपके एक खरगोश से प्राप्त की जाती है, और अंगोरा नस्ल पूछी जाए, भेड़ के आगे बकरी की नस्ल है आपके। दूसरा एक पूछ ले अंगोल, तो अंगोल गाय की नस्ल है, अंगोल पूछता है कई बार, ये गाय की नस्ल है। और आपके इस जो क्वेश्चन है इसको एक बार देख कर कल संतोष पूर्वक जवाब दें, अगर है तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। बाकी ठीक है, बाकी अपन अब कल बात करते हैं अगले।